Today we are going to study the chapter I Have a Dream. That is a speech delivered by Martin Luther King Jr. So the chapter is taken from the book Rainbow, Class 12th. Martin Luther King Jr., a Baptist minister by training, became a civil rights activist early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference. तो मार्टिन लूथर किंग जो थे, जिनका जन्म 1929 में हुआ था एंड ही पास्ड अवे इन 1968, ही वॉज बाय ट्रेनिंग अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर, बिकेम सिविल राइट, यानी अपने करियर की शुरुआत में ही वो एक बहुत ही बड़े सिविल राइट एक्टिविस्ट बन करके उभर के आए थे, जो कि मॉन्टेगमरी बस बॉयकॉट जो बॉयकॉट चला था उसके बेसिकली जो उसको लीड करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही थे, और उन्होंने सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो थी उसको स्थापित करने में भी हेल्प की थी। मार्टिन लूथर जो थे वो गांधी जी की जो नॉन वायलेंट फिलॉसफी जो थी, जिसमें कि रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? टू प्रोटेस्ट, यानी महात्मा गांधी जिनका विश्वास था किसमें कि किसी भी तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो अहिंसात्मक रूप से करना चाहिए। उनकी इस फिलॉसफी से जो मार्टिन लूथर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, और इसी की वजह से वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, यानी कि पूरी की पूरी जो दुनिया थी उनको जानने लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपने आंदोलन को की शुरुआत हम कह सकते हैं, या उनके अपने आंदोलन को कैसे लड़ा, बिल्कुल उसी फिलॉसफी के आधार पर लड़ा जैसे कि महात्मा गांधी लड़ते थे। किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and non-violent ways। तो किंग लूथर को मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किस वजह से? बिकॉज ही पुट हिज हार्डेस्ट एफर्ट्स टू एंड द सेग्रीगेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन? आइसोलेशन। ओके, आइसोलेशन। तो अमेरिका में जो सिस्टम चल रहा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, और उसकी वजह से जो पूरी तरीके से वाइट और ब्लैक पीपल जो थे उनको आइसोलेट करके रख दिया था, अलग अलग करके रख दिया था, उसकी लड़ाई में उन्होंने बहुत कोशिश की थी। और स्पेशली ही पुट हिज एफर्ट्स हाउ बाय सिविल डिसोबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। बिल्कुल उसी तरीके से महात्मा गांधी जी की तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन और नॉन वायलेंट वे से ही उन्होंने अपने इन सारे आंदोलन को पूर्ण करने की कोशिश की। किंग वॉज असैसिनेटेड ऑन April 4, 1964। तो किंग जो थे उनका मर्डर कर दिया गया। असैसिनेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असैसिनेशन? To murder a political leader, to murder a political leader, or we can say a royal personality। किसी भी रॉयल पर्सनैलिटी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर की जब हत्या होती है उसे कहते हैं हम असैसिनेशन। लाइक महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड, इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, जूलियस सीजर वॉज असैसिनेटेड। ओके, तो इसी तरह से उनका भी असैसिनेशन हो गया था 4 अप्रैल 1968 में इन मेम्फिस। मार्टिन लूथर किंग जो थे उनके जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो ये हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा, अच्छी तरह से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC ऑन August 28, 1963। तो आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग ने दी थी 18 अगस्त 1963 में वाशिंगटन DC में लिंकन मेमोरियल में दी थी।
ने लिंकन मेमोरियल में एक स्टेप्स बनी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, जिसमें कि वो अपने एक ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं. ही इज़ एक्चुअली ड्रीमिंग और ही ड्रीम्स ऑफ सीकिंग अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट. वो अल्बामा को एक बहुत ही विकसित स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से और डिस्टिंक्शन से दूर हो, जहाँ पर वाइट और ब्लैक पीपल जो है वो बटे ना हो किसी भी तरह से कलर के बेस पर. The speech had huge impact in raising public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orator in American history. तो ये जो स्पीच थी वो उनकी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि उनको एक तो अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़े स्पीकर के रूप में जाना गया, बहुत ही फेमस अच्छे वक्ता के रूप में जाना गया. और उसके अलावा वहाँ के जो लोग थे, यानी पूरे के पूरे जो लोग थे, वो सिविल राइट्स को लेकर के, उसके मूवमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, जागरूक हो गए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर दिस स्पीच. Score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree became a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. So, Martin Luther says 5 years ago, that means 100 years ago, यानी आज से करीब 100 साल पहले एक महान अमेरिकन आए थे, जिनकी सिंबॉलिक शैडो में, जिनकी छत्र छाया में हम इस वक्त खड़े हैं. उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया था, एक जो घोषणा पत्र जारी किया था. किस चीज़ का? कि आज से लेकर के किसी भी तरीके का हमारे देश में रंग के आधार पर, जाति के आधार पर इस तरीके से किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा. सिंबॉलिक शैडो here means Martin Luther King was actually delivering his speech on the steps of Washington DC, where the statue of Abraham Lincoln was established. जैसे वो कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, पर 2 मीनिंग है सिंबॉलिक शेडो के. ओके, एक तो ये हम कह सकते हैं लिटरल वर्ड में, ठीक है, क्योंकि वो स्टैचू के पास ही खड़े थे. सेकेंड वन क्या है कि सिंबॉलिक शेडो का मीनिंग क्या होता है? बिलीव्स एंड डीड्स भी होता है, ठीक है. अफेक्टेड बाय बिलीव्स एंड डीड्स. When you are affected by anybody's beliefs, anybody's ideas or anybody's deeds. ओके, अब्राहम लिंकन, यानी कि अब वो वाशिंगटन डीसी में थे ना, अब्राहम लिंकन के स्टैचू के पास ही वो खड़े थे. तो लिटरल मीनिंग में तो वो ये कहना चाहते हैं कि जिनकी छत्र छाया में हम खड़े, यानी कि जिनकी छाया में हम खड़े हैं. सेकेंड मीनिंग क्या हुआ कि एक्चुअली सिंबॉलिक शैडो ऑल्सो मीन्स when you are very much affected by the beliefs and ways, we can say ideas of any person. Okay, तो हम ये कह सकते हैं, ओके, यानी कि वो महान अमेरिकन जिनके विश्वासों, जिनके कार्यों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उनकी छत्र छाया में आज हम खड़े हैं. उन महान अमेरिकन ने आज से करीब 100 साल पहले एक घोषणा पत्र जारी किया था. एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन हम क्या कह सकते हैं? एन ऑर्डर दैट हैड बीन इशूड जस्ट टू सेट फ्री ऑल द स्लेव्स. ठीक है, तो उन्होंने ये एक एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया था, जिसके अनुसार सारे के सारे जो स्लेव्स हैं उनको आज़ाद करना था. द मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नीग्रो. तो मोमेंटस डिक्री मीन्स या वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर
प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा हुई थी या ऑर्डर पास हुआ था, केम एज अ ग्रेट बीकन लाइट, एज अ ग्रेट बीकन लाइट। बीकन लाइट का मीनिंग हुआ गाइडिंग लाइट। क्या हुआ? गाइडिंग लाइट। ओके, ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ नीग्रो। तो ये जो ऑर्डर था वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो नीग्रो स्लेव जो थे उनके लिए अपने आप में एक रोशनी की किरण बन करके आया। Who had been seared in the flames of withering injustice। वो सारे नीग्रो लोग जो ना जाने कितने सालों से अंदर ही अंदर बर्न हो रहे थे इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। अब देखिए, विदरिंग का मीनिंग होता है टू फेड अवे, मुरझाना, ठीक है। बट हियर तो इनजस्टिस, विदरिंग इनजस्टिस का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि वो सारे के सारे नीग्रोज जो कि ना जाने कितने सालों से ये जो अन्याय की जो लौ थी, आग थी, उसमें धीरे धीरे विदरिंग यानी कि अपने आप को खो रहे थे, अपने आप को भूल रहे थे, अपने अंदर की सारी शक्तियों को खो चुके थे। उन सारे नीग्रोज के लिए अपने आप में क्या है, एक रोशनी की किरण बन करके आया है ये जो ऑर्डर था। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity। अपने आप में एक दिन का daybreak क्या होता है? beginning of the day। It brought a very happy beginning of the day to end the long night of captivity by which they ended up, they wished to end up the long nights of captivity। ये जो इनके ऊपर जो इतने सारे इतने टॉर्चरस जो उन्होंने अपने के कानून लादे हुए थे, उनकी कैद से अपने आप में क्या था, अब मुक्ति दिलाना था। यानी ऐसा लग रहा था कि कैद की एक कोई लंबी रात हो, उस लंबी रात से वो उनके जीवन में खुशियों भरी सुबह आने वाली थी। But 100 years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination। लेकिन आज इस बात को लगभग 100 years हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हम आज भी क्या है, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हमें ये दुखद फैक्ट को फेस करना पड़ रहा है कि नीग्रो जो लोग हैं वो आज भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं। 100 years later, the life of the Negro, यानी कि 100 साल बाद नीग्रो लोगों की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से क्रिपल्ड यानी कि डिसेबल हो गई है। किस तरह से डिसेबल हो गई है? बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। मैनेकल्स का मीनिंग क्या होता है? हैंडकफ्स, कह सकते हैं हथकड़ी, हथकड़ी होता है उसको मैनेकल्स बोलते हैं। तो मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन आइसोलेशन अभी बताया था, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो 100 साल बाद भी वो जो ऑर्डर था वो इशू होने के बावजूद भी आज भी यहाँ के जो लोग हैं, ऐसा लगता है उनके हाथों में उस आइसोलेशन से रिलेटेड, उस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, भेदभाव से रिलेटेड एक हथकड़ी जो है आज भी उनके हाथ में बंधी हुई है, जिसकी वजह से वो अपने आप में पूरी तरीके से डिसेबल हो चुके हैं। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity। ऐसा लगता है कि 100 साल बाद भी वो देश जो कि अपने आप में क्या है, मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी का सागर माना जाता है, एक ऐसा देश जहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, वो अपने आप में क्या है, एक अथाह सागर यानी कि खजाना है, प्रॉस्पेरिटी का खजाना है या कुछ प्रॉस्पेरिटी रूपी सागर है। मेटाफोरिकली जो पोइट है, सॉरी राइटर हैं, इस लाइन को बता रहे हैं कि वो देश जो कि अपने आप में क्या है,
प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का सागर है। उस समृद्धि के सागर के बीच में हम लोग ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई गरीबी का एक छोटा सा आइलैंड, एक सुनसान आइलैंड खड़ा है और हम वहाँ पर पिछले 100 ईयर से रह रहे हैं। 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finding himself an exile in his own land. So we have come here today to dramatize an appalling condition. 100 साल बाद भी हम जो नीग्रो हैं वो 100 साल बाद भी हम नीग्रो जो लोग हैं वो अपनी कंडीशन को सुधार नहीं पाए। लैंग्वेजिंग मीन्स इम्प्रूविंग, यानी कि अभी भी हम अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। अब ऐसा लगता है अमेरिकन सोसाइटी के किसी कॉर्नर में पड़े हुए हैं और वहाँ पर हम अपनी कंडीशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, ऐसा लगता है कि हम अपनी ही ज़मीन पर किसी एक्साइल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कहते हैं वनवास, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि हम अपने ही देश में कोई रिफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे हैं या वनवास रूपी ज़िंदगी जी रहे हैं। सो वी हैव कम हेयर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपैलिंग कंडीशन। तो हम आज यहाँ पर ये जो हमारी अपैलिंग कंडीशन, ये जो शॉकिंग कंडीशन है हमारी, इतनी बड़ी तरीके से जो बुरी परिस्थिति में हमको रखा जा रहा है, उसके बारे में कुछ बातें करने आए हैं। इट इज़ ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रॉमिसरी नोट्स इन सो फार एज इन हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न। ये पूरी तरीके से ऑब्वियस यानी कि क्लियरली दिखाई देता है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो अपनी प्रॉमिसरी नोट, यानी कि वो नोट जिसमें उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि हम सबको आज़ाद कर दिया जाएगा, उस पर किस तरीके से फेल हो चुका है। और वो किस तरीके से फेल हो चुका है, क्यों फेल हुआ है, क्योंकि वो अपने देश के लोगों को रंग के आधार पर सोच रहा है, उनमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds. अब देखिए यहाँ पर ये सिम्बॉलिक लाइंस हैं। यहाँ पर जो किंग लूथर है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो अपने प्रॉमिसरी नोट में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जो सैक्रेड ऑब्लिगेशन जो था, यानी कि वो जो पवित्र ऑर्डर जारी हुआ था, उसमें अमेरिका हैज़ गिवन द नीग्रो पीपल, ऐसा लगता है कि उन लोगों ने वो ऑर्डर नहीं पास किया था बल्कि कोई एक बैड चेक हमको दे दिया था, जिसका कि जब हम भुगतान करने गए तो उसमें बैलेंस ही नहीं था। तो सिम्बॉलिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने ये ऑर्डर पास किया था तो ऐसा लग रहा था कि कितने सिंपैथेटिक हैं, कितने काइंड हैं, लेकिन सच बात तो ये है जब समय बीता तो हमें पता चला कि अंदर से कितने खोखले लोग हैं, कितने झूठे दावे करते हैं और इनके अंदर काइंडनेस, सिंपैथी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकन वाइट सोसाइटी जो है वो बैंकरप्ट हो सकती है, लेकिन जो जस्टिस रूपी बैंक है वो उसका खजाना कभी खाली नहीं हो सकता। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट देयर आर सफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। हम इस बात को मानने से पूरी तरह से इनकार करते हैं कि हमारा जो देश है जो कि इतनी अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, वर्ल्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए वर्ल्ड क्या होता है, चलिए इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूम, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेजर इज केप्ट, यानी कि बैंक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ होता है जहाँ पर जो भी पैसा होता है, जो भी सामान होता है उसको बहुत ही, क्योंकि सेफली रखना होता है ना, तो वो रूम बहुत ही मजबूत होता है, बहुत मजबूती से बनाया जाता है उसे, ठीक है। तो वह उसी से कंपेयर करते हुए
मार्टिन लूथर बोल रहे हैं कि हमारे देश का जो अवसर रूपी खजाना है वो कभी खाली नहीं हो सकता, और इस बात को हम कभी मान ही नहीं सकते कि वो कभी खाली हो सकता है। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक। इसी वजह से आज हम इस कैश को इस चेक को कैश कराने के लिए आए हैं। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। हम एक ऐसे चेक का भुगतान करने आए हैं जो कि क्या है, फ्रीडम रूपी धन का और जस्टिस रूपी सिक्योरिटी का क्या करता है, डिमांड करता है। यानी कि हमारा चेक, हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं और न्याय चाहते हैं। उसी की डिमांड के लिए हम आज यहाँ पर खड़े हैं। We have also come to this hallowed spot to remind America of the first urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. ग्रेजुअलिज्म का मीनिंग क्या होता है, यानी कि हम इस होली प्लेस पर, यानी कि हैलोड स्पॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो अब्राहम लिंकन जहाँ रहते थे उनका प्लेस है। और क्योंकि अब्राहम लिंकन को भी इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो भी हमेशा राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करते थे। ठीक है, तो वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम इस पवित्र स्थान पर सारे के सारे लोग इसी वजह से खड़े हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे के सारे लोग इस बात को समझें कि क्यों तुरंत हमें कदम उठाना ज़रूरी है। अब हमारे पास वो समय नहीं बचा है कि इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, कि हम वहाँ पर आकर के यानी कि ऐशो आराम की बस ज़िंदगी जिए और एसी कंडीशनर में बैठ कर के, एसी वगैरह में बैठ कर के हम आराम से बैठे रहें और ये सोचते रहें कि ठीक है, रिफॉर्मेशन यानी कि ऑर्डर जो है वो तो जारी हो गया है और वो भी कभी ना कभी क्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। ग्रेजुअलिज्म का मीनिंग क्या होता है, एन ऑर्डर दैट टेक एन ऑर्डर ऑफ रिफॉर्म, कैसे एन ऑर्डर ऑफ रिफॉर्म that takes time to change. We can say to take place. ओके, तो ऐसा रिफॉर्मेशन जब भी मतलब ये कह सकते कोई भी ऑर्डर रिफॉर्मेशन का जब जारी होता है तो क्या है, कोई एक ऑर्डर तो होता है कि तुरंत ही लागू कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं या रिफॉर्मेशंस ऐसे होते हैं जिसमें समय लगता है थोड़ा बदलाव में। ठीक है, तो वही यहाँ पर जो मार्टिन लूथर क्या बोल रहे हैं कि ट्रैंक्विलाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, पीसफुल। हम आज इस पवित्र स्थान पर इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा अर्जेंट है अमेरिकन्स को याद दिलाना कि ये रिफॉर्मेशन की तुरंत जो है एक्टिविटी में लाना ज़रूरी है। हम इस तरीके से इस शांत स्थान पर मतलब हम इस तरीके से अपने लग्जीरियस होम में आराम से बैठ नहीं सकते हैं और इस रिफॉर्मेशन को जारी करने में, शुरुआत करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, हम उसका वेट नहीं कर सकते हैं। नाउ इज़ द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice। वक्त आ चुका है जब हमें उस अंधकार से भरे हुए डिसोलेट यानी कि लोनली एकांत वैली से हमें खड़े होना है, निकलना है और कहाँ जाना है, सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। हमें उस रोशनी की तरफ बढ़ना है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जस्टिस है, रेशियल रूपी कोई चीज़ नहीं है। Now is the time to lift our nation from the quick stance of racial injustice to the solid rock of brotherhood। अब वो समय आ चुका है जिस वक्त हमें टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक स्टैंड ऑफ रेशियल इंजस्टिस, जहाँ पर हमें यहाँ पर जो रंग भेद रूपी जो इनजस्टिस फैली हुई है, अन्याय फैला हुआ है, वहाँ से उठ कर के हमें एक ब्रदरहुड रूपी एक रॉक का निर्माण करना है जिस पर हम सबको मिल कर के
चलना है। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro। यानी ये अपने आप में बहुत घातक होगा कि अगर हम लोगों ने जो अर्जेंसी है इसको ओवरलुक करना शुरू कर दिया, ठीक है, उनको अनदेखा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो मोमेंट है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है उन वाइट लोगों को। और जो नीग्रो लोग जो हैं उन्होंने अब जो ठान लिया है, डिटरमाइन कर लिया है, उनकी बातों को अब हल्के में नहीं लेना है। दिस sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass unless there is invigorating autumn of freedom and equality। हम लोगों के sweltering यानी कि पर्सपिरेटिव, हमारी ये जो पसीने से भरी जो गर्मी है जो कि पूरी तरीके से असंतुष्टि से भरी हुई है, ये तब तक नहीं पास होगी जब तक कि हमें यह एक रिफ्रेशिंग ऑटम प्राप्त नहीं होगा या एनर्जेटिक ऑटम प्राप्त नहीं होगा। जब तक हमें एनर्जेटिक या फिर कह सकते हैं रिफ्रेशिंग ऑटम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual। वो सारे लोग जो कि ये सोचते हैं कि जो नीग्रो लोग जो हैं वो इसी आग में ऐसे जलते रहें और उनको अभी जो कुछ भी मिला है उसी में संतुष्ट रहें, तो मैं ये कहूँगा कि वो अपने आप में एक रूड अवेकनिंग है, यानी कि वो गलत समझ रहे हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, अगर पूरा का पूरा जो नेशन है वो अपने काम में दोबारा से इसी तरह से लग गया, यानी कि ये चीज़ें नहीं बदली, तो इस देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। नीग्रो इज़ ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स। Grated means to reduce or to cry in a requesting tone, okay, or you can say to request in a crying tone। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं in the reduced form। यहाँ पर ऑरेटर बोल रहे हैं कि किस तरीके से हमारे अधिकारों को पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। Whirlwind means strong winds that blow in circles, चक्रवात वगैरह बोलते हैं उसको। तो ये जो स्ट्रॉन्ग विंड है रिवोल्ट की, यानी ये विद्रोह रूपी जो तेज़ हवाएं अब शुरू हो चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं देश की जो फाउंडेशन है उसको बहुत ही हिला कर सकती है, हिला सकती हैं। इसलिए और इसीलिए लेकिन ये विद्रोह तब तक जारी रहेगा जब तक कि डे ऑफ जस्टिस इमर्जेंस, जब तक कि न्याय रूपी रोशनी जो है वो सामने निकल कर नहीं आती, ठीक है। यानी जब तक हमको न्याय रूपी रोशनी नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि अब ये जो विद्रोह रूपी आंधी है वो स्टार्ट हो चुकी है जो कि देश की जड़ों को हिला सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से वो वाइट पीपल को क्या वार्न कर रहे हैं कि हमारे साथ इस तरीके का जो व्यवहार है उसे वो बंद कर दें। But there is something that must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बात है जो हमारे लोगों को, मेरे जो नीग्रो भाई हैं, उनको ध्यान रखनी होगी कि हम एक वार्म थ्रेशोल्ड, हम एक ऐसे थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं जो कि वास्तव में पैलेस ऑफ जस्टिस है, जो कि न्याय रूपी महल है। हम उसके थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्ग डीड्स। हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम नहीं करना है। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred। हमें अपनी प्यास को बुझाने के लिए, यानी अपनी स्वतंत्रता रूपी प्यास को बुझाने के लिए हमें किसी भी तरीके की नफरत रूपी
प्याले से, उस कड़वाहट रूपी प्याले से अपना क्या ड्रिंकिंग जो है उसको सिर्फ नहीं करना है। यानी कि अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हमें किसी पर किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आर स्ट्रगल टू द हाई प्लेस ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। हम जो भी अपना स्ट्रगल स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरी तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए, पूरी तरीके से फुल ऑफ रिस्पेक्ट होना चाहिए। वी मस्ट नॉट अलाउ आर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। क्रिएटिव प्रोटेस्ट वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका जो प्रोटेस्ट है अहिंसात्मक रूप है। तो हमारा ये जो क्रिएटिव प्रोटेस्ट है वो किसी भी तरीके का फिजिकल वायलेंस ना लेकर आए, इस बात को हमें दिमाग में रखना ही होगा। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मेकिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। बार बार हमको एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो मैजेस्टिक हाइट्स है, ये जो रॉयल हाइट जो है जिसको प्राप्त करने की हमारी मंशा है, उसमें किसी भी तरीके का फिज़िकल फोर्स नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स टू से फिज़िकल फोर्स के साथ सोलफुल फोर्स होना चाहिए। यानी कि हम सीधे सीधे जब हम इस आंदोलन को अग्रसर करें तो उस वक्त हमारे अंदर वो मानवीय भावनाएं जो हैं वो साथ में रहें, इस बात का हमें ध्यान रखना है। द मार्वलस न्यू militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people. For many of our white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. Their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. Inextricably means inseparably, or we can say very closely. इस आंदोलन में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम सारे लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि सारे के सारे वाइट पीपल जो हैं हम उन पर डिस्ट्रस्ट नहीं दिखा सकते। हम सारे के सारे वाइट लोग जो हैं उनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आज हमारी इस असेंबली में कुछ वाइट लोग भी आए हैं जो इस बात को पूरी तरीके से सिंबलाइज करते हैं कि वो लोग भी हमारे इस आंदोलन में शामिल हैं। वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि हम लोगों के साथ वास्तव में अत्याचार हुआ है। तो इस वजह से हमें हिंसात्मक रूप नहीं लेना है, क्योंकि उनको भी इस बात का रियलाइजेशन है कि उनका जो भाग्य है वो भी हमारे स्वतंत्रता रूपी भाग्य से बंधा हुआ है, टाइड अप है और वे अपने आप में बहुत ही क्लोजली बाउंड टू आवर फ्रीडम। यानी कि हम लोगों की फ्रीडम जो है वो एक तरह से एक दूसरे की फ्रीडम से बंधी हुई है। इसलिए हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हमें कभी भी, हम सब जो है कभी भी अकेले नहीं चल सकते। इस देश की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने में, अगर इस देश की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या है, हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। So this is for today students. I will continue the chapter in my next session. Okay, till then, goodbye, happy learning.